तो हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी क्लासेस बाय प्रोफेसर। आज मैं आप सभी को क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाला हूं, जिस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्लास 12 आपको ये जो चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क देने वाला है, सबसे ज्यादा नंबर, चाहे वो बोर्ड हो और चाहे वह नीट का एग्जाम हो या अन्य मेडिकल एग्जाम। आप क्लास 12 से लेकर नहीं, क्लास 9 से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तब भी ये आपका साथ छोड़ने वाला है। इस चैप्टर के बारे में या इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं आणविक आणविक हस्तर पर अनुवांशिक। या कुछ किताबों में ये लिखा होगा आणविक स्तर पर अनुवांशिकता, अथवा हिंदी में दूसरी किताबों में, कुछ दूसरे पब्लिकेशन किताबों में लिखा होगा वंशागति का आणविक भार। ऐसे मतलब अलग अलग पब्लिकेशन में इस चैप्टर का नाम अलग अलग उपस्थित है, वंशागति का आणविक आधार अथवा आणविक स्तर पर अनुवांशिक। आज मैं इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा डिस्कवरीज बताऊंगा और धीरे 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 इसके अंदर में प्रवेश करेंगे। और सबसे पहले ये जानेंगे इस चैप्टर में पढ़ाया क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अनुवांशिक पदार्थ क्या, अनुवांशिक पदार्थ क्या, मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। दूसरी चीज मैं बताऊंगा ये जो अनुवांशिक पदार्थ है ये बना कैसे, यानी कि अनुवांशिक अनुवांशिक पदार्थ का कॉम्पोजिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आज इस लेक्चर में मैं इन्हीं दोनों के बारे में बताऊंगा, इसके आगे धीरे धीरे मैं पढ़ाता हुआ विस्तार से वर्णन करता। तो देखिए अनुवांशिक पदार्थ का पहला टॉपिक क्या है? अनुवांशिक अनुवांशिक। सर्वप्रथम मैं आपको बताता चलूं कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब, कहाँ की थी, कैसे की थी, ये सब आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। 1665 ईस्वी में उन्होंने क्या देखा था? कार्क देखा था। कार्क एक सेल होती है जिसके अंदर उन्होंने देखा था डेड सेल देखी थी। फिर बाद में एंटी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने लिविंग सेल की खोज की, उन्होंने जीवित सेल देखी और उसके अंदर में कुछ अन्य मटेरियल की खोज हुई। धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ता गया, ये सब आप जानते हैं। आपने देखा होगा एक सेल वो, क्लास 9 की बात बता रहा हूँ, उसके अंदर एक केंद्रक होता है। केंद्रक उपस्थित है तो उसको उसका कोई यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। नहीं उपस्थित है या आदि उपस्थित है, प्रिमिटिव टाइप का उपस्थित है या थोड़ी सी मात्रा अनडेवलप्ड है या विकसित नहीं है, विकसित है तो प्रोकैरियोटिक। मतलब ये कोशिका जो मैं बना रहा हूँ ये यूकैरियोटिक है क्योंकि इसके अंदर केंद्रक आपको दिख रहा है। केंद्रक के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं इन्हीं पदार्थ को कहते हैं क्या है भैया? अनुवांशिक पदार्थ। क्या कहते हैं? अनुवांशिक। अब ये अनुवांशिक पदार्थ होते क्या है भाई, पढ़ क्या रहा हूँ? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इसका आणविक स्तर देखना पड़ेगा, केमिस्ट्री इसकी देखनी पड़ेगी। केमिस्ट्री देखने के लिए ये जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं, किन किन चीजों से मिलकर बने होते क्या है प्रॉपर, ये बताना जरूरी, ये जानना जरूरी। तब एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था फ्रेडरिक मिस्र। क्या नाम था? फ्रेडरिक मिस्र। इसने क्या किया? इसने खोज की, किसके अंदर? कोशिका। क्या खोज किया?
किसकी? अनुवांशिक पदार्थ की। और अनुवांशिक पदार्थ का खोज किसने किया? फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन लेकिन इसका नामकरण नहीं किया, उन्होंने बोल दिया कि यह अनुवांशिक पदार्थ होता है। हाँ, क्या अनुवांशिक पदार्थ, ये तो पता ही नहीं। फिर वैज्ञानिक आया, उसका नाम था क्या? अल्ट्रा। क्या नाम था? इसने क्या किया? इस अनुवांशिक पदार्थ का नाम रख दिया एक प्रॉपर। क्या नाम रखा? न्यूक्लिक। न्यूक्लिक। क्या नाम रखा? यानी कि अनुवांशिक पदार्थ होते क्या है? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अब कहानी समझ। अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। किसने बताया? अल्टमान ने बताया। खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर साहब ने की। ये बात कंफर्म होगी, डिस्कवरी पता चल गई। अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो एक लक्षण, किसी पीढ़ी से लक्षण को अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करते हैं, पहुंचाते हैं, या लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाते हैं, उन पदार्थ को अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। अनुवांशिक पदार्थ होते क्या है? आणविक स्तर पर न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज यानी कि अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने नाम नहीं रखा, नाम किसने दिया उस अनुवांशिक पदार्थ का? अल्टमान ने। अल्टमान ने न्यूक्लिक अम्ल का नाम क्यों रखा? ये बात आती है। अल्टमान ने सेल जो देखी, जो जिस सेल में अनुवांशिक पदार्थ को देखा अल्टमान सामने, वो कैसी, किसकी खोज करती? बस से। बस की खोज। बस क्या होता है? बस क्या होता है? मवाद जानते हो? स्वेलिंग हो जाती है, तो उसके अंदर येलो कलर का, येलोविश कलर का, हल्के पीले कलर का पदार्थ बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं पस या मवाद। उसमें उन्होंने खोज, किसकी खोज की? पस कोशिका, मतलब मवाद में उन्होंने खोज की किसकी? न्यूक्लिक एसिड। अब जो पस कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ निकला, उसमें पाए गए कैसे? एसिडिक नेचर। क्या पाए गए? एसिडिक नेचर। इसी कारण उन्होंने नाम रख दिया न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम रखा? न्यूक्लिक अम्ल। ये बात कंफर्म है। अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? जो अगली पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरित करते हैं, पहुंचाते हैं, अनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। किसने खोज की? फ्रेडरिक मिशर साहब ने खोज की। नाम न्यूक्लिक अम्ल किसने रखा? अल्टमान साहब ने रखा। अनुवांशिक पदार्थ होते क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने रखा? अल्टमान साहब ने रखा। अल्टमान साहब ने कहाँ देखा था? पस की कोशिकाओं में खोज किया था एसिडिक नेचर वाले एक पदार्थ का, इसका नाम उन्होंने नाम रखा न्यूक्लिक अम्ल। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात आते हैं कि जो अनुवांशिक पदार्थ है वो है न्यूक्लिक अम्ल। अब तोड़ मरोड़ किसके साथ करनी है हुआ? मॉलिक्यूलर बेसिस, आणविक स्तर देखना है किसका? न्यूक्लिक अम्ल का। यही तो बताने वाला था। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का आदान प्रदान। आदान प्रदान करने वाला जो पदार्थ होता है वह पदार्थ कहलाता है अनुवांशिक पदार्थ। है क्या अनुवांशिक पदार्थ? न्यूक्लिक अम्ल। अब न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ना है, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ का देखना क्या है? संगठन देखना है। संगठन क्या होता है? कंपोजिशन क्या होता है? किन किन पदार्थों से मिलता है? तो ये है भैया, देखिए आपको पता होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लिक एसिड टू टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है डीएनए। क्या? डीएनए। दूसरा होता है आरएनए। यानी कि आपको एक चीज तो पता चल गई कि अनुवांशिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। अनुवांशिक पदार्थ होता क्या है? न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। अब डीएनए और आरएनए के बारे में जानना जरूरी है। मोटा मोटा मैं जान लेता हूँ, न्यूक्लिक अम्ल किन चीजों से मिलकर बने होंगे। यानी कि मैं अब पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ क्या? अनुवांशिक पदार्थ का कंपोजिशन ऑफ जेट। अब अनुवांशिक पदार्थ होते क्या है इसके बारे में आपको। अनुवांशिक पदार्थ यानी न्यूक्लिक अम्ल किन किन चीजों से? तो सबसे पहले जानिए, ये बने होते हैं क्षारों से। किससे? क्षार, जिनको बोलते हैं देव। प्लस ये बेस कैसे होते हैं? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से। और किससे मिलकर? और किससे मिलकर बने होते हैं?
यानी कि अगर मैं न्यूक्लिक अम्ल को सीधे सीधे तौर पे लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, न्यूक्लिक एसिड इज इक्वल टू, सबसे पहले शुगर, शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, और क्या होता है, फॉस्फेट। इतनी बातें कंफर्म हुई तो छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको पता चला। एक बार समराइज करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? अनुवांशिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, जाते हैं। अब ये अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, मेनली है क्या, केमिकली रूप से है क्या, न्यूक्लिक अम्ल। किसने खोज की न्यूक्लिक अम्ल की? फ्रेडरिक मिशर साहब। फ्रेडरिक मिशर साहब ने अनुवांशिक पदार्थ की खोज की। वो अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है, लेकिन नाम नहीं रखा। नाम रखने के लिए, नामकरण करने के लिए एक नया वैज्ञानिक आया और उन्होंने सेल के अंदर, कौन सी सेल, बस कोशिका, मवाद की कोशिका के सेल के अंदर एक पदार्थ देखा जिसमें अम्लीय गुण थे और जो एक लक्षण को दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता था, लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता था, उसका नाम रख दिया न्यूक्लिक अम्ल। अब दूसरी टॉपिक क्या, कैसे संगठन हुआ? जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो किन चीजों से मिलकर बने होंगे, तो इसके बारे में लिखना है। न्यूक्लिक अम्ल यानी अनुवांशिक पदार्थ तीन चीजों से मिलकर बने हैं, शुगर से मिलकर बने हैं, नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बने हैं और फॉस्फेट से। शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट कैसे याद करोगे? यस एन, यस एन, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। अब इन तीनों की चर्चा करनी पड़ेगी। शुगर कौन सा होगा, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, फॉस्फेट। आपको एक चीज और बता दें, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वह दो ही प्रकार का होता है, यानी कि आप क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए, आरएनए। अब डीएनए और आरएनए भी किन चीजों से मिलकर बने हैं? इन्हीं तीनों कंपोनेंट से मिलकर बने हैं। तो इन तीनों कंपोनेंट का मैं तोड़ मड़ोड़ करता हूँ, आगे पीछे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या बढ़ाऊंगा, शुगर के बारे में। जैसे मिटाता हूँ, रख करता हूँ, आगे देखो। मैंने बताया जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, वो तीन चीजों से मिलता है, शुगर से, नाइट्रोजनस बेस से और फॉस्फेट से। मैं चर्चा करने वाला हूँ शुगर। आपको बता दूं, डीएनए और आरएनए दो प्रकार के होते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीएनए और आरएनए। देखो, आपको डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म तो पता भी होगा क्लास में। डीएनए का मतलब डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब बात आती है शुगर की, यानी कि न्यूक्लिक एसिड तीन चीजों से मिलकर बना है, तो यानी कि डीएनए और आरएनए भी इन तीनों से मिलकर बने। तो डीएनए में जो शुगर यूज होती है, क्या, जो शुगर यूज होती है उसका नाम है डी ऑक्सी राइबोस। क्या नाम है? डी ऑक्सी राइबोस। शुगर क्या होते हैं? क्लास 12 के लास्ट, क्लास 12 के केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे। चैप्टर का नाम है पॉलीसेक, चैप्टर का नाम है पॉलीमर, नहीं रिमूव हो गया। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। तो जैव अणु में आपको पढ़ाया जाएगा शुगर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्लास 11th में अगर आप बायोलॉजी पढ़े हो तो उसमें बायोमोलिक्यूल्स था, उसमें आप जानते होंगे शुगर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, डाइसेकेराइड। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है डीएनए में, यानी कि डीएनए में पाए जाने वाली शर्करा का नाम, शुगर का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोस। दूसरा चीज, नाइट्रोजनस बेस की बात आती है, एक एक चीज के बारे में चर्चा करते हैं। अब आरएनए में जो शुगर पाई जाती है वो उसको बोलते हैं राइबोस, राइबोस शुगर, राइबोस। अब इन दोनों के बारे में संरचना पढ़नी है भाई, आणविक स्तर देखना है उसका, केमिस्ट्री देखनी है। तो डीऑक्सीराइबोस, सबसे पहले मैं राइबोस के बारे में बताऊं। ये हो गया राइबोस, ये हो गया राइबोस। कैसे पता चला राइबोस शुगर, देखते हैं। ये राइबोस, आपको इतना तो ज्ञान हो गया होगा कि 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5, भाई हर जगह एच लगा है। 1 1 2 3 4 5,
कार्बन की संख्या, सी की संख्या कितनी 5। अगर आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़े हैं, अगर कार्बन की संख्या 5 रहती थी तो उसका नाम हो जाता था पेंटोज। क्या नाम था? यानी कि राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर कैसी है बबुआ? पेंटोज। कैसी शुगर है? पेंटोज। और कार्बन की संख्या 5 है तो ये कौन सी शुगर है? मोनोसेकेराइड। कैसी है? मोनोसेकेराइड। ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ? आप क्लास 11th में बायोलॉजी अगर लिए होंगे तो बायोमॉलिक्यूल वहां पढ़े होंगे, जैव चैप्टर वहां पढ़े होंगे। और अगर नहीं पढ़े हैं तो क्लास 12th के केमिस्ट्री में लास्ट में आप पढ़ेंगे क्या? बायोमॉलिक्यूल। मतलब केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजी वाले को लाभ 2 प्रकार से मिलेगा, एक क्लास 11th में पढ़ के आए बायोमॉलिक्यूल, और 12th में लास्ट में पढ़ेंगे। तो लोग सुनते रहिए। डीएनए में पाई जाने वाली शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज को डीऑक्सीराइबोज इसलिए कहते हैं क्योंकि वह पेंटोज शुगर होती है और मोनोसेकेराइड होती है। अब मोनोसेकेराइड और पेंटोज शुगर जो है, डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया जाता है। डीऑक्सी, डी का मतलब रिमूव करें, ऑक्सी का मतलब क्या? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन अगर रिमूव कर दिया जाए इसमें से, राइबोज शुगर में से, तो वो बन जाती है डीऑक्सी। और राइबोज शुगर क्या है? ये पूरी संरचना राइबोज शुगर है। आइए